बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। आज जो हम एक्सपेरिमेंट जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है टॉपिक आपका है सेपरेट द पीबी प्लस टू एंड कैडमियम प्लस टू आयन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। और ये जो पीबी वर्कशीट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है आपका। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने मॉडल पेपर जो है आपसे शेयर किया हुआ है, FBISC का मॉडल पेपर जो 20 मार्क्स का पेपर है, बहुत ही जो हाई फाई और लेंदी किस्म का मॉडल पेपर है। और अब तो मेरे से 2 घंटे का भी पेपर है वो पीबीएफ तो आप लोगों का, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। मॉडल पेपर के आंसर मैंने वो भी आप अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर का प्रिंट निकाल के उसके आंसर को खुद सॉल्व करें और फिर मैच करें। आज जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, और आप जो इसका प्रिंट निकाल के आंसर लिख के समझ के फिर आप जो है इसको सॉल्व करके फिर आंसर को मैच करिएगा। चले जी, सबसे पहले अच्छा एक और ख़ास बात, इससे पहले जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, इसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको लाजमी देखना है। पहले आप वो परफॉर्मेंस लैब की देख लें, फिर आप इसको जो है अटेम्प्ट करिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी एक खास बात बता दूं दोबारा से, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। लोकेटिंग एजेंट क्या होता है? लोकेटिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअलाइजिंग एजेंट और डेवलपिंग रीजन। ठीक है, कुछ ऐसे आपने इंक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक आपने किया होगा लैब में, तो उसमें हमें इंक के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं। विजुअलाइज हम उसको आम आंखों से कर सकते हैं, लेकिन कैडमियम और जो लेड के केस में वी कैन नॉट विजुअलाइज द स्पॉट, हम स्पॉट को विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो फिर हमें एक विजुअलाइजिंग एजेंट या डेवलपिंग रीजेंट हमें डालना पड़ता है, फिर वो स्पॉट हमारे लिए क्लियरली विजिबल होते हैं। तो लोकेटिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है कि जो हम जब स्प्रे करते हैं उसका, या फिर हम जो क्रोमेटोग्राम पे उसको डालते हैं, तो वी डिटेक्ट द विजिबल स्पॉट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 1 पे। एक्सप्लेन व्हाई लेड एंड कैडमियम आयन कैन नॉट बी विजिबली डिटेक्टेड ऑन अ क्रोमेटोग्राम। तो लेड और कैडमियम आयन क्यों नहीं हम विजुअलाइज कर सकते क्रोमेटोग्राम पे विदाउट यूजिंग अ लोकेटिंग एजेंट? लोकेटिंग एजेंट को यूज किए बगैर हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। मेंशन व्हाट अ लोकेटिंग एजेंट इज, बताना है कि इसमें लोकेटिंग एजेंट क्या यूज होगा। नेम वन ऑफ द सुटेबल फॉर दिस मेटल आयन। अच्छा जी, और इस मेटल आयन के अंदर कोई एक सुटेबल आपने बता देना कि इसके अंदर क्या होगा। मैंने पिछली वीडियो में इसका आंसर दिया हुआ भी है जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल को। तो मैंने आपको बताया था कि कैडमियम और लेड के केस में क्योंकि स्पॉट विजिबल नहीं होते, जैसे कि इंक के स्पॉट कंपोनेंट्स हमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, तो इसके केस में आपने 2:1 का रेशो हमने बनाया था सॉल्वेंट का। ठीक है, ये एक तो ये था। दूसरा हमने जो है जो लोकेटिंग एजेंट हमने डाला था, अगर मैं प्योरली लोकेटिंग एजेंट की बात करूं तो इस केस में आप अमोनियम सल्फाइड भी डाल सकते हैं, और साथ में आप जो है इसके अंदर लोकेटिंग एजेंट डाइफिनाइल कार्बाजोन भी डाल सकते हैं। तो अभी आप यहाँ लिखेंगे कि लेड एंड कैडमियम आयंस आर कलरलेस इन अ सॉल्यूशन, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस विजिबल स्पॉट ऑन द क्रोमेटोग्राम. A locating agent reacts with these ions to form colored complex, and one suitable locating agent is diphenyl carbazone या फिर अमोनियम सल्फाइड डाल सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, दूसरी चीज, डिस्क्राइब द फुल प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग लेड एंड कैडमियम आयन यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, इंक्लूड ऑल स्टेप्स फॉर सैंपल प्रिपरेशन टू विजुअलाइजेशन ऑफ स्पॉट्स. ठीक है, यूज टर्मिनोलॉजीज ओनली, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आपने यूज करना है. ठीक हो गया. तो प्रोसीजर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, लेकिन अभी भी दोबारा बता देती हूँ. पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस आप पिछली वीडियो में इसकी कैडमियम और लेड के आयन पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेशन में आप जाके उस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. प्रोसीजर कर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल मिक्सचर इन अ डिस्टिल वाटर. ठीक है, पॉइंट वाइज लिख लें. आप चाहें तो दूसरा पॉइंट लिख लें कि ड्रॉ with a pencil, draw a pencil baseline about 1.5 centimeter from the bottom of the chromatography paper. Number 3, apply small concentrated spots of the mixture and reference lead and cadmium solution. Suspend the paper in a beaker containing the mobile phase. Example, dilute HCl or water acetone mixture भी आप डाल सकते हैं. Ensuring the solvent is below the baseline. Number 5, cover the beaker and allow the solvent to rise. Number 6, remove the paper when the solvent front is near the top and mark it immediately. 7, dry the paper and spray it with diphenyl carbazone.
एज अ लोकेटिंग एजेंट, और अगर जरूरत पड़े तो यू कैन हीट जेंटली इफ रिक्वायर्ड टू डेवलप कलर्ड स्पॉट फॉर विजुअलाइजेशन। तो ये मैंने पिछली वीडियोस में इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप वो जरूर लाजमी जाके देखें। क्वेश्चन 3 है कि जी अगर मैं शॉर्ट पढ़ूं तो यू हैव, यहाँ पे लेड स्पॉट का बेसलाइन मेजरमेंट दी हुई है, कैडमियम की मेजरमेंट दी हुई है, अननोन स्पॉट की मेजरमेंट दी हुई है फ्रॉम अ बेसलाइन, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। आरएफ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस by the solvent, distance traveled by the solvent front. It is basically a ratio and ratio has a no unit. तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय द लेड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट फ्रंट जो कि 10 है। तो पीबी की जो वैल्यू है 2.8, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.28। इसी तरह कैडमियम जो कि 5.2 है, उसको सॉल्वेंट फ्रंट से डिवाइड करेंगे जो कि 10 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.52। इसी तरह अननोन जो आरएफ है 5.3, इसको डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट फ्रंट से 10 से, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.53। तो इस तरह आपने कैलकुलेट कर लेनी है आरएफ वैल्यू। चलें जी नेक्स्ट आते हैं, विच नोन आयन डज द अननोन आयन मोस्ट लाइकली कॉरेस्पॉन्ड टू। कौन सा आयन दूसरे नॉन आयन से, अननोन विच नोन आयन, कौन सा नोन आयन डज द अननोन आयन मोस्ट लाइकली कॉरेस्पॉन्ड टू, जस्टिफाई विद द कंपैरिजन। तो जी हम यहाँ कह सकते हैं कि द अननोन आयन मोस्ट लाइकली कॉरेस्पॉन्ड टू कैडमियम। ये देखें कैडमियम था 5.2 और इसकी वैल्यू थी 5.3, और इसकी आरएफ वैल्यू कैडमियम की 5.2 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो 0.52 आया और इसका आया 0.53। तो दे आर क्लोज टू ईच अदर। सही है, कैडमियम और ये जो अननोन हमारे पास था स्पॉट, ये जो है दे आर कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट वैल्यू। तो आप यहाँ लिखेंगे कि द अननोन इज मोस्ट लाइकली कॉरेस्पॉन्ड टू कैडमियम बिकॉज द आरएफ वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ कैडमियम। सही है जी। आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। हमारा क्वेश्चन 4 है कि स्टूडेंट गॉट नो विजिबल स्पॉट after completing chromatography. List all possible reasons this might happen, include both experimental and chemical error. चलें जी, इसमें फिर आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि पॉसिबल जो रीजंस हो सकते हैं फॉर नो विजिबल स्पॉट। अगर कोई विजिबल स्पॉट नहीं आया तो व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस। नंबर 1 ये हो सकता है, यहाँ ये एक वो पॉसिबिलिटी है कि नो लोकेटिंग एजेंट यूज और यूज इनकरेक्टली। या तो आप लोकेटिंग एजेंट को यूज करना इसके अंदर भूल गए, या तो फिर आपने बहुत ही इनकरेक्टली आपने उसको यूज किया हो। दूसरा ये हो सकता है कि मेटल आयन कंसंट्रेशन इज टू स्लो या टू लो, सॉरी मेटल आयन की कंसंट्रेशन जो है आपने जो स्पॉट लगाया था वो बहुत ही कम लगाया था, बहुत लो था। या फिर पेपर टच सॉल्वेंट डायरेक्टली ओवर द बेस लाइन। आगे ये भी हो सकता है कि सॉल्वेंट और सैंपल एवोपरेटेड बिफोर डेवलपिंग सॉल्वेंट जो है वो एवोपरेट हो गया हो, ठीक है। Faulty application of the sample या too diluted or improper drying, incorrect mobile phase that does not carry analytes। तो बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये वाली जो वर्कशीट थी ना बच्चों, ये बोनस वर्कशीट है आपकी, यहाँ देखें लिखा है मैंने पीबीए वर्कशीट, दिस इज द बोनस वन। ओके, अब यहाँ वर्कशीट नंबर 1 आ गई आपकी, ठीक हो गया। तो प्रिंट आउट निकालें, अपने दोस्तों से फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो, ठीक है। आ जाते हैं जी यहाँ पे वर्कशीट नंबर 1 पे। आइडेंटिफाइंग अननोन सब्सटेंस बाय कंपैरिजन विद द नोन सब्सटेंस, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू यू। स्पॉट ए लेड है, स्पॉट बी कैडमियम है, और फिर आपको क्रोमेटोग्राम पे मिक्सचर ऑफ अननोन सब्सटेंस स्पॉट एक्स बी, यानी देयर आर 3 स्पॉट्स, और ये मैंने तीनों स्पॉट्स को डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, जरूर जाके देख लें। तो देयर आर 3 स्पॉट, स्पॉट ए, स्पॉट बी, स्पॉट एक्स, एंड स्पॉट एक्स इज अननोन मिक्सचर। उसके बाद आ जाता है कि यूज द क्रोमेटोग्राम टू कंपेयर आरएफ वैल्यू। आपको आरएफ वैल्यूज को कंपेयर करना है, ये देख सकते हैं आरएफ कैलकुलेशन आपको मैंने बता दिया फॉर्मूला। और आइडेंटिफाई सब्सटेंस इन स्पॉट एक्स बाय मैचिंग पोजीशन, और फिर आपने स्पॉट एक्स को मैच करना है, आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस को और पोजीशन को मैच करते हुए करना है। तो सबसे पहले आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस जो कि पीबी है, और टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द
सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस मूव बाय द आयन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट, यानी 2.0 को 5.0 से डिवाइड करें, 3.5 को 5.0 से, 2.0 को 5.0 से, 3.5 को 5.0 से, तो ये आपकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज देखने वाली है कि ये जो लेड है जिसकी वैल्यू 2.0 है, तो ये अननोन में भी 2.0 आ रहा है। इसी तरह कैडमियम है 3.5, तो इसमें भी 3.5 आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो अननोन एक्स है बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना। तो ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन भी आपको करनी पड़ेगी। ये जो एक्स है ये अननोन है, आरएफ वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो जिससे ये बात साबित हो रही है कि ये जो 2.0 लेड का, कैडमियम का 3.5, ये बोथ वैल्यूज आर आल्सो प्रेजेंट इन एक्स अननोन। तो यानी कि ये दोनों ही कंपाउंड इसके अंदर मौजूद नजर आ रहे हैं। और अगर दो स्पॉट नजर आ रहे हैं, दो कंपाउंड इसके, सॉरी, दोनों मेटल आयन नजर आ रहे हैं, इसमें लेड और कैडमियम आयन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस। अगर दो स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं तो दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस। अगर एक एक स्पॉट नजर आ रहा है यानी कि 2.0 फिर 3.5, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। आगे चल लेते हैं, कैलकुलेट आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। ए की वैल्यू आएगी 0.40, बी की आ जाएगी 0.70, एक्स की वैल्यू 0.40 और एंड 0.70। चलें जी, आगे चलते हैं। विच आयंस आर प्रेजेंट इन द अननोन सैंपल एक्स। अननोन सैंपल एक्स में क्या होगा, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप सोचें क्या होगा। तो एक्स कंटेन बोथ, जी सही सोचा आपने, एक्स कंटेन बोथ लेड एंड कैडमियम आयन, ठीक हो गया। यहाँ ये लिख देंगे। क्वेश्चन 3 में इज एक्स अ प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, जस्टिफाई योर आंसर। अभी मैंने बताया बिकॉज इट हैज अ ट्रू स्पॉट, ठीक है, तो ये फिर इम्प्योर हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस है। यहाँ आके आपका आ जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस, और रीजन में आप लिखेंगे बिकॉज इट हैज टू स्पॉट। आ जाते हैं जी क्वेश्चन 4, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पॉट इन एक्स इंडिकेट्स। मल्टीपल स्पॉट्स जो एक्स में मौजूद है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि बेसिकली इट इज अ मिक्सचर, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर एंड एक्स हैज मोर देन 2 सब्सटेंसेस। एक्स के अंदर मोर देन 2 सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ठीक हो गया। ये वर्कशीट उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। आगे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा जी, यहाँ पे लेड नंबर ऑफ स्पॉट 1, कैडमियम नंबर ऑफ स्पॉट 1, मिक्सचर वाई नंबर ऑफ स्पॉट 2, सैंपल जेड नंबर ऑफ स्पॉट इज 1। तो हाउ यू इंटरप्रेट आइडेंटिफाइंग प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो जहां जहां 1 स्पॉट है दैट इज अ प्योर सब्सटेंस, यहाँ आप लिख लेंगे। इंटरप्रिटेशन आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि जहां जहां 1 स्पॉट है दैट इज अ प्योर, और जहां एक से ज्यादा है यानी कि मोर देन 2 भी हो सकता है, तो खैर 2 है तो इसका मतलब ये इम्प्योर है। तो ये बात आपको इंटरप्रिटेशन में समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम वर्कशीट के ऊपर अपने। यहाँ पर हमारे पास ये हमारी वर्कशीट 1 ही चल रही है। अब सवाल आ गया कि विच सैंपल आर प्योर सब्सटेंसेस। कौन से सैंपल प्योर सब्सटेंसेस, अभी मैंने जवाब दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। प्योर सब्सटेंसेस आपका लेड, कैडमियम एंड सैंपल जेड, और अगर वो पूछ ले बाय तो बिकॉज इट हैज अ 1 स्पॉट ओनली। चलो जी, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2, विच सैंपल आर मिक्सचर और इम्प्योर। इसमें इम्प्योर कौन है, मिक्सचर वाई, ठीक है। मिक्सचर वाई जो है इम्प्योर सब्सटेंस है यहाँ पर। इसके बाद हाउ कैन क्रोमेटोग्राफी हेल्प टेस्ट द प्योरिटी ऑफ अ मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। तो इसमें आप लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी डिस्टिंग्विश प्योरिटी बाय द नंबर ऑफ स्पॉट। हम प्योरिटी को कैसे जज करते हैं, हम प्योरिटी को कैसे बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पॉट मौजूद हैं, तो उससे हम प्योरिटी को जज करते हैं। तो वाई इज अ रेफरेंस और नोन सब्सटेंस यूज इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन 4, तो आप यहाँ लिखेंगे कि रेफरेंस सब्सटेंस हेल्प आइडेंटिफाई द नोन सब्सटेंस। रेफरेंस सब्सटेंस से क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नोन सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर क्या है, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय कंपेयरिंग द आरएफ वैल्यू। तो बच्चों आप अंग्रेजी में लिखेंगे कि रेफरेंस सब्सटेंसेस हेल्प आइडेंटिफाइंग द नोन सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर बाय कंपेयरिंग देयर आरएफ वैल्यूज। तो जी, अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा जो मटेरियल है आपसे शेयर कर लिया और आपको मुश्किल हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं।
तो यहाँ आ जाते हैं जी, एक और बोनस आपके पास वर्कशीट नंबर 2, सेपरेशन ऑफ लेड एंड कैडमियम बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, एमसीक्यू है, ठीक है। कह रहा है जी यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने स्पॉट ए दिया हुआ है, लेड जो है 2.4 सेंटीमीटर तक गया, ये नोन है। स्पॉट बी जाहिर है नोन वैल्यू है, नोन मेटल आइन है, कैडमियम आइन है, ट्रेवल किया 4.2, ठीक है। ये आगे सॉल्वेंट फ्रंट। स्पॉट एक्स अननोन 2 स्पॉट्स है, 2 स्पॉट है। अब देख लें यहाँ पर, आप ऑब्जर्व भी करें कि ये जो अननोन सैंपल, अननोन सब्सटेंस था स्पॉट एक्स, उसमें 2 स्पॉट को ऑब्जर्व किया गया, 2.4। तो 2.4 किसकी वैल्यू से कंपेयर मैच हो रहा है? लेड की। 4.2 वैल्यू किससे मैच हो रही है? कैडमियम से। तो ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो अननोन सैंपल एक्स है या स्पॉट एक्स है, इसके अंदर दोनों ही मेटल आइन मौजूद हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया इसको, मैंने पीछे भी ब्रीफ किया लेकिन दोबारा कर दिया। व्हाट इज द आरएफ वैल्यू ऑफ पीबी? आरएफ वैल्यू निकालना वो आपको आ गया ना। पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। आरएफ वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरे यहाँ से बी आंसर आ जाएगा 0.40। 2 पे आ जाते हैं, व्हाट इज आरएफ वैल्यू ऑफ कैडमियम स्पॉट बी? कैडमियम का आरएफ वैल्यू निकालेंगे, ए आएगा, ठीक हो गया। आगे चल लेते हैं, विच आइंस आर प्रेजेंट इन द नॉन सैंपल स्पॉट एक्स? कौन सा आइन मौजूद है, क्या लगता है? सोचें। यस, सी है, बोथ लेड एंड कैडमियम आइन। 4 आ जाते हैं, बेस्ड ऑन द क्रोमेटोग्राम स्पॉट एक्स इज। अगर एक्स को देखें तो एक्स हैज 2 स्पॉट, है ना, 2 स्पॉट है एक्स के अंदर। कैसे पता? ये देख सकते हैं आप, एक्स के अंदर 2 स्पॉट है, लिखा हुआ भी है 2.4 और 4.2। और जब 2 स्पॉट हो, एक से ज्यादा हो, तो वो इम्प्योर होता है, ठीक है। 4 का आ जाएगा बी। वाई इज द क्रोमेटोग्राफी यूज इन आइन सेपरेशन? क्रोमेटोग्राफी आइन सेपरेशन के लिए क्यों यूज की जाती है? तो इसका आंसर आप है, क्यों यूज की जाती है? टू सेपरेट आइन बेस्ड ऑन द मूवमेंट विद द सॉल्वेंट। सी है इसका आंसर। विच फैक्टर अफेक्ट द आरएफ वैल्यू इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी? टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट पोलैरिटी। इस वाली चीज को अभी हम एक्सटेंशन क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे अभी, इसलिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ नहीं करी। यस, टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट पोलैरिटी डज अफेक्ट द आरएफ वैल्यू, ठीक है। एंड आरएफ वैल्यू ऑफ 1.0 इंडिकेट्स दैट द आइन इज, अगर 1.0 है तो आइन क्या चीज है? मूव विद द सॉल्वेंट फ्रंट, वो सॉल्वेंट फ्रंट के साथ ही मूव कर गया है। चलें जी, वर्कशीट नंबर 3 आ गई हमारी, जो लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन। दिस इज द लास्ट वर्कशीट और सेम एक्सपेरिमेंट है हमारा, टॉपिक हमारा सेम है, बैकग्राउंड थ्योरी। मैंने वैसे भी एक्सप्लेन की हुई है पिछली वीडियो में, लेकिन दोबारा यहाँ पे आप देख लें। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइंस और कंपाउंड्स को। कैसे? मूवमेंट के थ्रू। स्टेशनरी पेपर के ऊपर जो है मोबाइल फेस जो है उसकी मूवमेंट होती है और डिफरेंट आइन ट्रेवल करते हैं एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एफिनिटी ऑफ द पेपर, एफिनिटी टू द पेपर और सॉल्वेंट। और आरएफ यानी कि रिटेंशन फैक्टर का क्या की डेफिनेशन है? बेसिकली ये जो है ना, रिटेंशन फैक्टर की डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस टू द डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। ये फॉर्मूला भी है, आपको पता है रिटेंशन का। चलें जी, आगे चल लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास आ गया, आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी सबको आ गई है। फॉर्मूला लगा दें, 2.4 को 6.0 से डिवाइड कर दें, 4.2 को 6.0 से, और फिर विजुलाइज करेंगे 2.4। देखें यहाँ पे 2 स्पॉट हैं और दोनों स्पॉट जो हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अननोन एक्स स्पॉट है, इसमें ये दोनों ही मेटल आइन, कैडमियम और लेड दोनों मौजूद हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू फॉर स्पॉट ए एंड बी। आरएफ की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने आपको अभी प्रोसीजर बता दिया कि आरएफ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 0.40 आ जाएगा लेड का, ठीक है, 0.40 लेड का आ जाएगा। इसके अलावा आपका आ जाएगा कैडमियम का आ जाएगा 0.70 और फिर इसी तरह नोन का आप निकाल लेंगे। अब आपको निकालना आ गया है। विच नोन आइन मैच द स्पॉट सीन इन द अननोन सैंपल एक्स? अभी मैंने आपको बता दिया था कि कौन से जो है नोन आइंस मैच हो रहे हैं अननोन से। तो नोन आइंस में क्या मैच हो रहे हैं? लेड, बोथ कैडमियम एंड लेड जो है, इट कंटेन्स बोथ कैडमियम एंड लेड एंड इट्स आरएफ वैल्यू मैचेस बोथ ए एंड बी। अब आ जाते हैं थर्ड पे, इज द अननोन सब्सटेंस एक्स अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर? प्रोवाइड जस्टिफिकेशन। अब एक्स बताएं प्योर है कि इम्प्योर है? सबको पता है कि सिंस इट कंटेन्स 2 स्पॉट, तो सो ये क्या होगा? इम्प्योर। तो द सब्सटेंस
इज अ मिक्सचर, सब्सटेंस क्या है आपका, मिक्सचर है, इम्प्योर है, एज टू सेपरेट स्पॉट्स आर विजिबल। ठीक हो गया। 4 पे आ जाते हैं। हाउ रिलायबल इज RF कंपैरिजन व्हेन आइडेंटिफाइंग आइन इन अ क्रोमेटोग्राफी, सजेस्ट एनी लिमिटेशन। सही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ रिलायबल इज RF वैल्यू, हाउ रिलायबल इज RF वैल्यू, कितना रिलायबल है आपका RF वैल्यू व्हेन आइडेंटिफाइंग आइंस। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि हाउ रिलायबल इज RF कंपैरिजन व्हेन आइडेंटिफाइंग आइन इन अ क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि भाई पहले तो आपने RF की डेफिनेशन दे देनी है। इसके अंदर ये कर सकते हैं, RF इज डिफाइंड एज डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ये लिख लेंगे पहले आप। ठीक है, फिर आप बताएंगे विदाउट द सॉल्वेंट फ्रंट डिस्टेंस द डिनोमिनेटर इज अननोन, therefore RF cannot be calculated, making comparison or identification invalid। ठीक हो गया, ये लिमिटेशंस हो जाएंगी। आगे आ जाएं जी एक्सटेंशन क्वेश्चंस पे, जिसमें फिर ये एक्सटेंशन क्वेश्चंस तो हमने लिख दिए हैं, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको 2 से 3 लाइनों में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सटेंडेड क्वेश्चन में। एक्सटेंडेड क्वेश्चन जब आपके आएंगे पीबीएम में, आप नंबर को देख के उसके लिहाज से आप लिखेंगे, 1 से 2 मार्क्स का आएंगे, ज्यादा तो नहीं आते एक्सटेंशन, लेकिन ये कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है। चलें जी, पहला है क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट हाउ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मे अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ RF वैल्यू इन अ क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट। अभी पीछे MCQs में टेम्परेचर का जिक्र था, तो मैंने आपको कहा था, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि यस, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ RF वैल्यू। और इसमें रीजन आप ये लिखेंगे कि हायर द टेम्परेचर कैन कॉज द सॉल्वेंट टू एवापोरेट मोर रैपिडली। जाहिर है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सॉल्वेंट जो है उतनी तेजी से एवापोरेट करेगा और रैपिडली एवापोरेट करेगा, विच कैन अल्टर द डिस्टेंस इट ट्रेवल अप द क्रोमेटोग्राफी पेपर। अच्छा जी, दिस लीड टू द इनएक्यूरेट RF वैल्यू। तो हायर द टेम्परेचर कैन कॉज द सॉल्वेंट टू एवापोरेट मोर रैपिडली which can alter the distance it travels up the chromatography paper and this leads to inaccurate RF value। और अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी पे, यस, ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट करता है आपके जो है एक्यूरेसी ऑफ RF वैल्यू पर। अब वो कैसे करता है कि हायर द ह्यूमिडिटी लेवल the solvent movement can also affect, so as the water vapors in the air can interact with the solvent and the substances being separated again leading to inaccurate RF value। Question 6 देख लें, describe how you would improve the accuracy and repetition of this chromatography procedure in a laboratory setting। ठीक है, repeatability of this chromatography। तो अब इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि भाई फर्स्टली you should use a consistent solvent and ensure it's fresh। और सबसे पहले आप कंसिस्टेंट सॉल्वेंट यूज करेंगे और इंश्योर करेंगे इस बात को कि इट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रेश। सेकेंडली ये हो सकता है कि केयरफुली मेजर एंड मार्क द स्टार्टिंग लाइन या फिर बेस लाइन ऑन योर क्रोमेटोग्राफी पेपर। थर्डली ये हो सकता है कि कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन योर लैब। और लास्टली लेट द क्रोमेटोग्राम डेवलप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ ईच टाइम इट रन्स। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जान ले तो अच्छी बात है। प्रपोज एन अल्टरनेटिव मेथड अदर देन पेपर क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट पीबी एंड कैडमियम आइन एंड कंपेयर इट्स एडवांटेजेस। अच्छा, कह रहा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अलावा और क्या अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है इनको सेपरेट करने का, लेड और कैडमियम को, उसका एडवांटेज क्या सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी के काफी टाइप्स होते हैं, तो लेकिन एक टाइप हम इसमें लगा सकते हैं, वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे यूज हो सकता है, जिसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को TLC भी कहते हैं। अब TLC का फायदा क्या होता है कि TLC इज अ फास्टर एंड ऑफन मोर एक्यूरेट देन पेपर क्रोमेटोग्राफी, plus it separates a smaller amount of substances, and this is a great because it gives sharper separation and work with the small volumes। तो आई होप कि आज मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, सवाल 19-20 ऐसे ही आएंगे, तो आप कोशिश करके इसको समझ के करें। प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट में को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा है। और अगर आपको लगता है कि आई एम टू फास्ट तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए एक्सप्लेनेशन इतनी ही, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।